अरे बेबी छोड़ हाँ दे उस बैग को। सर, इम्यूनिटी क्या क्या क्या? ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पूछना था आपने। सबको याद करने के लिए बोला था, किसी को लिखने के लिए नहीं बोला था कुछ? सर आपने ढूंढ के रखने के लिए कहा था। ओके, चलिए अच्छी बात है। ओके, जुनैद असलम कुरैशी, आवाज आ रही है आपको? जुनैद, जुनैद आवाज आ रही है? आप मैसेज में टाइप करके लिख सकते हैं, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है और आप मैसेज भी टाइप भी नहीं कर सकते और माइक भी ओपन नहीं कर सकते, तो फिर आप क्लास छोड़ सकते हैं ना। फिर आप क्लास में कर क्या रहे हैं? 6 से 7 महीने हो गए तुम लोगों को, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेते हुए, और तुमने तुमने इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि एटलीस्ट हम इतना मैनेज कर ले कि हमारा माइक चल रहा हो, एटलीस्ट हम बोल सके, एटलीस्ट हमारी आवाज जा सके। मतलब टीचर घर घर की दीवार में छेद करके बोर्ड भी लगवाए, ट्रिपॉड स्टैंड भी मैनेज करे, वाईफाई नेटवर्क भी मैनेज करे, टीचर सब कुछ मैनेज करे, और स्टूडेंट्स एक माइक मैनेज नहीं कर सकते। आप क्लास में आ क्यों जाते हैं जब आपके पास ना माइक चल रहा होता है, ना आप मैसेज मेरे को टाइप कर पाते हैं, ना आप कुछ रिप्लाई कर पाते हैं? मेगा सैनी, Yes, sir. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, Sir, sir, हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। sir, it is an autoimmune disorder हम्म। of the synovial membrane. अच्छा, क्या होता है इसमें? सर इसमें जो बोन्स को जो अटैच करने वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, हमारी एंटीबॉडीज से डिग्रेड कर देती है। कहाँ से पढ़ा? सर आपके नोट से। ठीक है, थैंक यू। मुझे लग ही रहा था कहीं सुना सुना लग रहा है ये। स्वाति कुमारी, स्वाति आवाज आ रही है? स्वाति कुमारी, दक्ष, Yes, sir. बेटा ये वाला डिसऑर्डर एडिसन्स डिजीज। So antibodies ना एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स वाला पार्ट होती है ना, उसको वो कर देती है, हम्म वो कर देती है, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से ना वहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल है, वो वाले हार्मोन्स हम्म इनसफिशिएंट अमाउंट में हम्म नहीं। हम्म, ठीक है बेटा, इन सब चीजों की ना आदत डाल लो। तुम्हारा सिलेबस ज्यादा रह नहीं गया है, ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर रह गया, फिर एक टॉपिक रह गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चलता रहेगा, और इधर मैं तुम लोगों की टांग इस तरीके से, तुम लोग पढ़ाई तो करोगे नहीं, तो तुमसे ये सवाल जवाब चलते रहेंगे, ठीक है? तो इन सब चीजों की ना आदत डाल लो अब, क्योंकि जब तक हमारे पास सिलेबस था तो हम सिलेबस कराने में बिजी थे। अब सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है तो तुम्हें तुम्हें थोड़ा टाइट किया जाएगा अच्छे से, क्योंकि खुद तो तुम पढ़ने से रहे हो। आयुष सिंह, यस सर। हाशिमोटो डिसऑर्डर।
सर इसमें एंटीबॉडीज हम थायराइड ग्लैंड में जो एक एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज, उसको उसके अगेंस्ट वर्क करती है, जिससे थायरोक्सिन या बाकी थायराइड हार्मोन्स नहीं बनते हैं और हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। हाशिमोटो में ऐसा क्या हो जाता है? हाइपरथायरायडिज्म की हाइपोथायरायडिज्म? हाइपो हाइपो बोला कि पहले तुमने शायद हाइपर बोला था? सर हाइपो। हाइपो कहाँ से पढ़ा है ये इंटरनेट वाला लग रहा है, ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। ऐसा इंटरनेट। चलिए ठीक है। बाकी इंटरनेट में आपको आपको एग्जैक्ट चीज पता चली है कि थायरोक्सिन पेरोक्सीडेज से कंपटीशन कर रही है एंटीबॉडीज, लेकिन हम जब पढ़ाते तो हम बस इतना सा बता देते हाशिमोटो में कि इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें थायराइड ग्लैंड का डिग्रेडेशन करता किया जाता है बाय एंटीबॉडीज, तो थायरोक्सिन कम बनता है, कॉजिंग हाइपोथायराइडिज्म। चलिए आपने अब जो पढ़ा बताया है वो एग्जैक्ट है, वो ज्यादा बेटर है, बट ठीक है। आगे बात करते हैं राघव चावला। राघव आवाज आ रही तुमको? ये पासपोर्ट साइज फोटो क्यों लगा रखे तुमने? खैर अब तुम यहाँ पे टेक्स्ट में आंसर दोगे अब तुम इस तरीके से? चलो तुमसे मैं एक सवाल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस उसका आंसर यस या नो में दे देना तुम, ठीक है? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यस और नो? ठीक है, ये आपने गलत जवाब दिया है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 नहीं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 ऑटो इम्यून होता है। तो राघव चावला, आप डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2 के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें 25 बार लिखेंगे, 25 टाइम्स। यू विल राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। अगली बार आप कैमरा ऑन करके मुझे शो करेंगे या व्हाट्सएप पे लिख कर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अमन पॉल। Trial version. अमन पॉल आवाज आ रही है? Trial version. छोड़िए। अदीबा Trial रहमान, version. बेटा माइक बंद यस कर ले, सर। तेरा ट्रायल वर्जन बार बार आ रहा है। अमन माइक बंद करो। हाँ अदीबा रहमान, तुम माइक ओपन करो भाई, तुमको किसने यस और बंद सर। करने से? हाँ, ये मायस्थेनिया ग्रेविस। हेलो सर इसमें बेटा बात एंटीबॉडीज ACH रिसेप्टर्स पे बाइंड करती हैं, जिससे जो नर्व्स और मसल्स के बीच का कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पाता है। बहुत ही बढ़िया अदीबा। सर। हाँ अमन पॉल। सर मैं बोल नहीं पा रहा था, मतलब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही थी माइक से, मैंने कनेक्ट किया दूसरे डिवाइस से। हाँ अब तुम्हारी आवाज आ रही है, चलो तुम मतलब अब ज्वाइन कर लिया तो एक आंसर दे ही दो, चलो तुम भी, ठीक है? सर मैंने विटिल सारी डिजीज रखी है क्या? वैसे निकाल कर। क्या है सर, क्वेश्चन बहुत क्या है? वेटी लिखो। नहीं सर ये वाली नहीं, सर अब आखिरी बता जो वाली मैं नहीं करी पूछ थी। बेटी को पेरिनिकस एनीमिया और कोलोन डिजीज को छोड़कर बाकी सारी करी थी सर। यो परनीशियस अनीमिया क्यों नहीं किया भाई? सर सर बाकी कर ली मैंने। बेटा विटिलिगो के लिए मैं तेरे को माफी दे देता हूँ, लेकिन परनीशियस अनीमिया तो तेरे को क्लास 11 में पढ़ाया है भाई साहब। तो बाकी कौन सी करी तूने, खुद ही बता दे।
हाँ सर, मैंने करी है सबसे पहले डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2। आगे बढ़। टाइप फिर 2 क्यों करी भाई? टाइप 2 ऑटो इम्यून होती है, टाइप 1 ऑटो इम्यून होती है? सर आपने टाइप 1 हमें कराई थी जो ऑटो इम्यून होती है, और टाइप 2 ऑटो इम्यून नहीं होती है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। डिफरेंस अच्छा मतलब बेसिकली अच्छा, ठीक समझने है। के और लिए। बता, और कौन सी पढ़ी है तूने? सर मायस्थीमा ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, और? यस सर। और उसके बाद एडिसन्स डिजीज। तूने ग्रेव्स डिजीज पढ़ा है? ग्रेव्स डिजीज? सर ग्रेव्स ग्रेव्स तो सर आपने ही करवाई दी थी ना। करवा दी होगी तो तू पढ़ेगा नहीं क्या उसको? मैंने कराई तो फिर तो डबल पढ़नी चाहिए। यस सर। ग्रेव्स आती नहीं आती है? सर कुछ कुछ समझ तो आ रही है सर। कुछ कुछ क्या होता है भाई? सर और चल तू थायरोक्सिन। और बता, और तू बता, और क्या कौन सी पढ़ी तूने? चल छोड़ ग्रेव्स, छोड़। और कौन सी पढ़ी तूने, बता। सर एडिसन्स डिजीज, हो गया। हैशिमोटो डिजीज, और और रेमाटॉइड आर्थराइटिस। ये सारी तो हो गई। चल तू सर डायबिटीज मैं 1 और 2 में डिफरेंस बता दे, चल फटाफट से। एक ही हाँ सर। 2 पॉइंट्स। सर डायबिटीज मेलाइटस 1 में हमारी बॉडी हम्म की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हम्म इंसुलिन पर अटैक करके, नहीं सॉरी सर, बी सेल्स को इनहिबिट करते हैं, जिससे इंसुलिन की जो अमाउंट है बॉडी में कम हो जाती है। और सर ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में हमारे बॉडी में मतलब कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, या तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती इनफ, या फिर प्रोड्यूस कर रही होती हैं और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती। कहाँ से पढ़ा ये टाइप 2 के बारे में? सर इंटरनेट से सब डिजीज के बारे में पढ़ा मैंने। बेटा टाइप 2 के अंदर ना हमारे रिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं। या तो उनको ज्यादा इंसुलिन चाहिए होता है, या तो फिर रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड कम कर रहे होते हैं, रिसेप्टर डिग्रेड होने लग जाते हैं। दोनों केस में डायबिटीज टाइप 2 होती है। वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है पहले तो। ये सर ठीक है मैंने ना? वही तो बताया सर। तो तू तो कह रहा है भाई इंसुलिन उसमें हमारी बॉडी में, इंसुलिन कम हो जाती है। इंसुलिन कम नहीं होती है। इंसुलिन प्रोड्यूस मतलब इंसुलिन, होती है लेकिन वो बॉडी में लगती नहीं है। हाँ, इंसुलिन उतनी ही है। हमारी बॉडी को अब ज्यादा चाहिए एक्चुअल में, ये प्रॉब्लम है। यस सर। क्योंकि रिसेप्टर को ज्यादा आदत लग गई है। जैसे होता है ना कि जैसे जैसे सिंपल सा होता है। लोग पहले जैसे कि क्या करते हैं ना, जैसे सिंपल ड्रग्स की बात होती है, पहले को 1 मिलीग्राम ड्रग चाहिए होता है। तो जैसे ड्रग यूज करते रहते 1 मिलीग्राम की बॉडी को आदत पड़ जाती है। फिर को 2 मिलीग्राम चाहिए होता है, फिर 4 मिलीग्राम चाहिए होता है, तो ऐसे बढ़ता रहता है। वैसे ही हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स जो है, पहले उन्हें जितना इंसुलिन चाहिए था, अब उससे बहुत ज्यादा चाहिए। तो उनको ज्यादा इंसुलिन चाहिए होता है ना? तो उसके वो डायबिटीज टाइप 2 डिसऑर्डर हो जाता है फिर। ठीक है। यस खैर, सर। उतने या टाइम एज के साथ रिसेप्टर उतना एक्टिव नहीं रहते, वो भी हो जाता है ना? ठीक है। हानिया मुजफ्फर। हानिया, आवाज आ रही है? हानिया मुजफ्फर लेफ्ट। यस सर। तुम हो यहाँ पे? वापस आ गई तुम? सर गलती से वो कट हो गया था माइक खोलने की जगह। हाँ, ग्रेव्स डिजीज। सर ग्रेव्स डिजीज में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती रहती हैं, जिससे कि थाई थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मतलब एंटीबॉडीज बिहेव लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक बात बताओ हानिया, यस सर। तुमको किसका खौफ? तुमको मेरा खौफ है, तुम्हारे क्लासमेट्स का? तुम्हें ये डर है कि तुम आंसर नहीं दे पाओगी? तो इतना डर क्यों जाते हो तुमसे एक सवाल पूछो तो? नहीं सर, अभी मैं बाहर से आई हूँ इसलिए शायद हाफ रही हूँ। तो कोरोना में तुम बाहर घूम क्यों रही हो वैसे? सर काम था। वैक्सीन लगवा ली कोरोना की, रशिया से जो आई थी? नहीं। चलिए। तो चलिए, आप लोग बाकी अब डिजीज खत्म हो गए तो बाकी कुछ बचे नहीं है। आई सपोज बाकी सबने पढ़े ही होंगे डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब एक बात बताइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? सर आपने थाइमस के बारे में बताया था कि वो कैसे। हाँ, वो मेरे ख्याल से सारी चीजें हो गई थी। इम्यून ऑर्गन्स खत्म हो गए थे। हमने इम्यूनिटी के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। हाँ, ये गोविंद जी,
ये डिफरेंस बताइए जरा प्राइमरी इम्यून ऑर्गन और सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन में। सर प्राइमरी इम्यूनी ऑर्गन वो होते हैं जहाँ जो बी सेल्स और टी सेल्स का फॉर्मेशन हो और क्या कहते हैं उनकी मॉडिफिकेशंस हो, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे जाके वो वर्क करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ओके चलिए फिर आज आगे बात करते हैं। आज की और आगे की एक दो क्लासेस आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे रहेंगी, बिकॉज जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से विजुअल्स के साथ मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जब स्क्रीन दिखने लगे तो मुझे बता दीजिएगा। आई सपोज मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी सब लोगों को। यस Yes, सर, sir. विजुअल है। ओके, तो आज आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इम्यूनिटी वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो गया था। एलर्जीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में तो आपने खुद कर ही लिए हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज HIV एड्स पार्ट 1, हाउ इट इफेक्ट्स। ओके, कैसे इफेक्ट करता है HIV, और HIV के बेसिक जो पॉइंट्स है वो इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे प्रिवेंशन की और बाकी चीजें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। पहला है HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये इसका नाम है। इसमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए इसको बुलाते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये इफेक्ट किसको करता है? ये इफेक्ट उन सेल्स को करता है जिनके पास CD4+ रिसेप्टर्स रहते हैं। CD4+ रिसेप्टर्स एक स्पेशल तरीके के रिसेप्टर्स हैं जो टी हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर्स एंड डेंड्रेटिक सेल्स, मतलब कि ये मैक्रोफेज हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, डेंड्रेटिक सेल्स हो गए, ये तीनों क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये तीनों पैथोजन को पकड़ते हैं और प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। तो ये तीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्लस टी हेल्पर सेल्स, इनके पास CD4+ रिसेप्टर होते हैं, इसलिए इन्हीं के साथ HIV इंटरेक्ट कर पाता है, इन्हीं को इफेक्ट करता है। मतलब इन्हीं सेल्स का डिग्रेडेशन होगा ड्यू टू
HIV। मेनली टी हेल्पर सेल्स का डिग्रेडेशन होगा। ना ये टी साइटोटॉक्सिक सेल को इफेक्ट करेंगे, ना बी सेल्स को करेंगे, ना ईओसिनोफिल्स, ना न्यूट्रोफिल्स, है ना, बाकी डब्ल्यूबीसीज नहीं, सिर्फ टी सेल्स, वो भी कौन से, हेल्पर वाले। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्योंकि ये सारे डब्ल्यूबीसी हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इसलिए आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। Hence it retards our immune system. Slowly, gradually, we progress to AIDS. तो HIV आता है, बॉडी में इम्यून सिस्टम डिग्रेड कर देता है। जब इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, तब हम कहते हैं हमें क्या हो गया, एड्स हो गया। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्योंकि एक्वायर किया जाता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई तो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि इसमें मल्टीपल सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। नाउ HIV की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन। फर्स्ट केस यूएस होमोसेक्सुअल्स 1981 में आया था, ठीक है ना। सो ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि यूएस blames China for giving world coronavirus, but itself US has given the world HIV। तो वो खुद भूल जाता है कि उसने दुनिया को HIV दिया है, एंड इट ब्लेम्स चाइना फॉर गिविंग कोरोना वायरस। तो जो HIV है पूरे वर्ल्ड को देने वाला कौन है, यूएस। पहले केस यूएस में आए थे 1981, तब इसे ग्रेड वायरस के नाम से जाना जाता था। दैट इज गे रिलेटेड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि ये मेल होमोसेक्सुअल, जिन्हें स्लैंग में गे भी बुलाते हैं, तो उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया था पहली बार। तो इसलिए तब इसे गे रिलेटेड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता था। देन इसको मारा जाता था एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, ये भी इसका एक नाम रहा काफी टाइम तक, ठीक है। ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस, क्योंकि ये ह्यूमन के टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता था। एंड ये एक मॉडिफाइड सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। देखिए जैसे कि सिमियन एक मंकी होता है, तो ये सिमियन मंकी के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉज करने वाला वायरस है SIV, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसी से हम मानते हैं कि इवॉल्व होकर मॉडिफाई हुआ है म्यूटेशन की वजह से, बन गया है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो देखिए मंकीज थोड़ा क्लोज ही है हमसे, तो हो सके थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ इसमें सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में, और वो इस लायक बन गया कि वो ह्यूमन को सेम चीज कॉज कर सके। तो HIV इज एक्चुअली मॉडिफाइड SIV, ऐसा कई रिसर्च ग्रुप्स मानते हैं। खैर रिसर्च चल रही है। इंडिया में 1986 में चेन्नई सेक्स वर्कर्स, जो चेन्नई की फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, ठीक है, उनके अंदर पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1986 में, फर्स्ट केस फ्रॉम इन चेन्नई, ठीक है, जिसको है ना 1986 में पहली बार इंडिया में ऑब्जर्व किया गया। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ HIV, जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि यूएस में पहला केस आया है 1981 में और इंडिया में 1986 में। ओके आगे बात करते हैं। ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर है, उसका डायग्राम है, ठीक है। पहले तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस को बिलोंग करते हैं, जिसको बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरसेस वो वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जो RNA से DNA बना के उस DNA को सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके फिर इफेक्ट करते हैं। मतलब क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। तो इनका जेनेटिक मटेरियल खुद का RNA होता है और ये DNA बना के इफेक्ट करते हैं। और ऐसे वायरसेस को हम ग्रुप 6 में क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअली वायरस की 7 कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 6 को बिलोंग करता है एंड जीनस है इसकी लेंटी वायरस। तो ये हर जगह देखिए, ये रेट्रो वायरस है, ये सबको पता होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो दो बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पहला कि ग्रुप नंबर 6 को बिलोंग करता है, ये बात, और उससे उसके आगे जीनस इसका लेंटी वायरस है, ये खास बात है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको माइंड में रखिएगा। रेट्रो वायरस तो सब जानते हैं, ठीक है, और वो तो आपको पता होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। खैर HIV वायरस की बात कर रहे हैं तो ये एक एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है। आपको दिखने में कोरोना जैसा दिख रहा होगा क्योंकि कोरोना भी एनवेलप्ड वायरस है, उसके बाद भी एनवेलप होता है। तो ये भी एक एनवेलप्ड वायरस है, मतलब इसके बाहर एक एनवेलप है,
और एनवलप वैसा ही होता है जैसे हमारी हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। तो एनवलप कैसे, मैं बताता हूँ। ये लिपिड का एनवलप है, फॉस्फोलिपिड की लाल कलर की लेयर है, ठीक है ना। उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, ये जो जहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन GP120। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है इसके लिपिड के अंदर। तो ये प्रोटीन, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन लगे हुए हैं, स्पेशली GP120। ये GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका बेस जो है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41, नीचे आप देख सकते हैं। बेस में ग्लाइकोप्रोटीन 41 है और ऊपर GP120। ये GP120 इज इंपॉर्टेंट, इसे माइंड में रखिएगा। तो ये हो गया इसका एनवलप। और एनवलप में एक और चीज है, प्रोटीन 17 का, ये प्रोटीन की कवरिंग बनी हुई है एक और। तो ये एनवलप का हिस्सा है क्या, प्रोटीन 17 और लिपिड, और फिर लिपिड के अंदर भी एम्बेडेड है क्या, प्रोटीन GP120। एक आइडिया दे रहा हूँ कि इट इज एन एनवलप वायरस। तो ये हो गया एनवलप। और जैसे कि हर वायरस में रहता है, एक प्रोटीन की कवरिंग रहती है, उस प्रोटीन की कवरिंग को हम कैप्सिड बुलाते हैं। ये आप शुरू से वायरस में जानते हैं कि प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसे हम कैप्सिड बुलाते हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन नोन एज कैप्सोमर्स। वहां पे ये P24 है, ये ब्लू कलर का जो बना रखा है, दैट इज कैप्सिड, ठीक है ना। ये इसका प्रोटीनेशियस कवरिंग हो गई। तो एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है और एक एनवेलप हो गया। अच्छा, अंदर क्या है, अंदर है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, इसका जेनेटिक मेटेरियल। ये जो ब्लैक ब्लैक दो आप लाइनें देख रहे हो, ये वायरल RNA जीनोम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो HIV वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है SSRNA, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड है, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और एक दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक ऊपर और एक नीचे। तो मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लेकिन ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दो हैं, तो कई बार हम इसे डिप्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। एक है इंटीग्रेस, जो इंटीग्रेट करने में मदद करेगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो RNA से DNA बनाने में मदद करेगा, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक है प्रोटीएस, जो प्रोटीन बनेंगे उन्हें कट करके वापस मतलब कि एसोसिएट होने में हेल्प करेगा, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो पूरे इस डायग्राम के अंदर मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहला, कि इसके पास एक एनवलप है जिसमें GP120 है। फिर दूसरा, इसके पास एक कैप्सिड है, बस इतना ही, उसका प्रोटीन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और ऐसे दो स्ट्रैंड्स हैं, तो मतलब एक तरीके का डिप्लॉयड है। फिर तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, प्रोटीएस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंड इंटीग्रेस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझाते हैं HIV वायरस आपकी बॉडी में कैसे इंटीग्रेट होता है। सबसे पहले समझिए कि ये एक सेल के साथ आके इंटरेक्ट करता है जिसके पास CD4+ रिसेप्टर होगा और साथ में CXCR को रिसेप्टर होगा। मतलब एक रिसेप्टर और एक को रिसेप्टर चाहिए होता है। को रिसेप्टर का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, CCR5 या CXCR4, ये दो तरीके के को रिसेप्टर्स होते हैं, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है CD4+। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके पास है, टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल्स, नेचुरल किलर्स। खैर, जिसके पास भी CD4+ ये सेल होगा, उससे आके ये GP120 इंटरेक्ट करेगा। इसलिए GP120 इंपॉर्टेंट है क्योंकि GP120 है जो CD4+ से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है, ये रिसेप्टर रिसेप्टर इंटरेक्शन हो रहा है, ये दो ये आपस में एक दूसरे को पहचान रहे हैं। इस इंटरेक्शन के बिना HIV सेल से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। अब क्योंकि, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि HIV जैसी बॉडी में आता है, सबसे पहले जनरली उसको मैक्रोफेज मिलते हैं, क्योंकि टिश्यूज के साथ मैक्रोफेज ही एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए सबसे पहले जनरली HIV इंटरेक्ट करता है मैक्रोफेजेस के साथ। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि HIV इंटरेक्ट्स विद द मैक्रोफेज। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेल यहां दिख रहा है ये मैक्रोफेज ही होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसने मैक्रोफेज के साथ इंटरेक्ट किया है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैक्रोफेज की है। चलिए आगे बात करते हैं। तो GP120 के साथ CD4+ का इंटरेक्शन हो गया, बेटा इसको बोलते हैं डॉकिंग, इसको बोल रहे हैं डॉकिंग, इंटरेक्शन, जुड़ना, ये डॉक कर गया, इसको बोलते हैं डॉकिंग। क्लियर?
डॉकिंग के बाद आप देखिए, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की है, इसकी मेम्ब्रेन लिपिड की है, लिपिड लिपिड फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है अपने प्रोटीन के साथ ये अंदर आ जाएगा। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन्स क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा कि ये लिपिड लिपिड मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई और एंडोसाइटोसिस हो रहा है वायरस का। ओके, तो ये देखिए जेनेटिक मटेरियल, इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस ये एंजाइम, ये तीनों क्या आ गए हैं, अंदर आ गए हैं। तो थर्ड स्टेप में ये हो रहा है, ठीक है। सर इसमें पिछला अब वाला एक बार बता दीजिए, वो समझ नहीं आया, पिछला वाला और ये वाला। ये बेटा यस सर। मेम्ब्रेन लिप ये वायरस की मेम्ब्रेन लिपिड की है, सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की है, लिपिड लिपिड फ्यूज हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया। एंडोसाइटोसिस तो समझता है ना तू? सर साइटोसिस तो मतलब टूटना होता है, एंडो मतलब नहीं, अंदर। साइटोसिस मतलब एंडोसाइटोसिस जैसे फैगोसाइटोसिस होता है या पिनोसाइटोसिस होता है, सेल ईटिंग सेल प्रोटोजोआ ड्रिंकिंग। जो खा लेता है वो। हाँ वैसे ये सेल लिपिड लिपिड फ्यूज कर गया ना, जैसे याद नहीं है वो बताया था, न्यूरॉन से न्यूरॉन जब इम्पल्स जाती थी तो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो थे वो मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं कर रहे थे न्यूरॉन की, यस सर। वैसा ऐसा हो रहा है ना ये भी। और अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा है, तो ये अंदर का कंटेंट और इस तरफ अंदर आ रहा है। भाई जैसे कोई वेसिकल बनता है गोल्गी एपरेटस से, वो लिपिड यहाँ मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ऐसे बाहर कंटेंट बाहर नहीं चला जाता, वो यस सर। एक्सोसाइटोसिस होता है। ये उसका रिवर्स हो रहा है, एंडोसाइटोसिस। डायग्राम देख के समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ये था लिपिड की मेम्ब्रेन लिपिड के साथ फ्यूज कर गई, जैसे स्पर्म स्पर्म भी अंदर आता है, स्पर्म की मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है मेम्ब्रेन के साथ, लिपिड लिपिड फ्यूज कर जाता है, यस अंदर सर, के समझ कंटेंट आ गया। अंदर आ जाते हैं। वही चीज हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है ना। ओके, तो ये आरएनए आ गया है, ठीक है। अब इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ऑरेंज वाला, ये इस आरएनए को देखकर, इसे देखकर एक स्ट्रैंड डीएनए का बना देगा। तो क्या होगा, इस आरएनए को ऑब्जर्व कर करके ये एक स्ट्रैंड डीएनए का बन रहा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा एक स्ट्रैंड आरएनए का और एक स्ट्रैंड डीएनए का। इसको बोलते हैं, बेटा ध्यान से समझना है इसको, इसको बोलते हैं सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए का है, जिसको देखकर ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का बनाया गया है। क्लियर है पॉइंट? तो एक स्ट्रैंड आरएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए का, इसको बोलते हैं हम द सीडीएनए। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये आरएनए का स्ट्रैंड है ये वाला, ये डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने सर प्रॉपरली दिखा। हाँ सर, जो उसके ऊपर की हमारे पास GP120 की जो लेयरिंग थी सर, वो पूरे सर के ऊपर आ जाएगी अब। बेटा, वायरस इतना बड़ा है क्या कि उसकी उसकी लेयरिंग पूरे सेल पे आ जाए? नहीं सर, उतना बड़ा तो बस नहीं। फिर बस फिर जितना थोड़ी सी आएगी। सर मेनली बस वो इंटरेक्शन के लिए है ना रिस्पॉन्सिबल। यस। यस सर। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इन्होंने ठीक से बताया नहीं है, मैं आपको और ठीक से बताता हूँ। ये होता ये है कि अभी ये सीडीएनए बन गया, एक इसमें आरएनए का स्ट्रैंड है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है। फिर अगले स्टेप में आरएनए का स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है। इन्होंने ठीक से बताया नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मान लीजिए, अगले स्टेप में एक ही आरएनए का स्ट्रैंड रह जाता है, सॉरी एक ही डीएनए का स्ट्रैंड रह जाता है, आरएनए का डिग्रेड हो जाता है। मतलब वापस पे अटेंशन, पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास सिंगल आरएनए का स्ट्रैंड था, सिंगल आरएनए के साथ एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, तो एक आरएनए का स्ट्रैंड हो गया, एक डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। फिर क्या हुआ, जो इकलौता बचा हुआ आरएनए का स्ट्रैंड है वो भी डिग्रेड हो गया, तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। हाँ, थोड़ा सा आरएनए बचा रह जाता है, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल करना है प्राइमर की तरह, तो थोड़ा सा आरएनए रह जाता है, थोड़ा सा आरएनए, ठीक है ना, जो प्राइमर की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये। अब ये है एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और फिर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। तो
बेटा याद रखना ऑर्डर क्या है। सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से सीडीएनए, सीडीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस तरीके से चीजें चलेंगी। ये क्लियर है? सर वो आपने क्या Yes, बताया sir. वो जो थोड़ा सा रह जाता है आरएनए? बेटा प्राइमर, प्राइमर चाहिए होगा ना? प्राइमर नहीं पता? अभी पढ़ा नहीं क्या बॉटनी में? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन पढ़ लिया सर। पढ़ा है ना? पढ़ लिया। ट्रांसक्रिप्शन। तो यस जब सर। बेटा जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, है ना, तो जब भी डीएनए बनाते हैं, जब जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हो, डीएनए से डीएनए बनाते हो, तब आपको प्राइमर चाहिए होता है। तो रेप्लिकेशन में हमेशा प्राइमर लगता है। तो Yes, ये भी sir. सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, तो इसको देखकर नया बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आरएनए प्राइमर चाहिए। तो सारा ये जो वाला जो आरएनए का स्ट्रैंड था ना पूरा, ये पूरा डिग्रेड नहीं होता, थोड़ा सा बचा रह जाता है एंड में, ताकि वो प्राइमर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। समझ गए? यस सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ योशी, सॉरी गरिमा बोल। सर ये जो सीडीएनए बनेगा, ये दोनों जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं आरएनए के, दोनों से बनेगा ना? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इनमें से एक स्ट्रैंड ही काम करता है, एक स्ट्रैंड डिग्रेड हो जाता है, एक ही स्ट्रैंड से फंक्शनिंग होती है। तो वो डिप्लॉयड है, वो बात ठीक है, लेकिन उनमें एक ही स्ट्रैंड आगे बढ़ता है, एक स्ट्रैंड नहीं बढ़ता। ठीक है? ओके सर। ओके चलिए, और आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर क्या होगा? ये डीएनए डबल स्ट्रैंड हो गया है, ये इस तरीके से घूम जाता है और सर खुद पे वॉइस ही ब्रेक हो रही है आपकी। सबको ब्रेक हो रही है आवाज? No, sir. नो सर, क्लियर है। हाँ बेटा, तो पहले बात कर लो अपना मैसेजेस में, जब सबको एक चीज, सबको प्रॉब्लम हो तब बताना मुझे। ओके, तो अब क्या हुआ? ये इधर से दोनों जो एंड से इसके वापस में जुड़ गए और ये सर्कुलर डीएनए हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से। ठीक, खैर, अब ये, अब आपने क्या देखा? अब आपने ऑब्जर्व ये किया कि वायरस का तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, उससे इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के बाद उस डबल स्टैंडर्ड मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से पहले इसने सी डीएनए बनाया, सी डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से इसने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया वायरस ने। क्यों बनाया? क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, और इसको हमारे जेनेटिक मटेरियल में घुसना है, तो इसको भी डीएनए बनना पड़ेगा। तो इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, और अब ये डीएनए जाके हमारे जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट कर जाता है, और इसके लिए जो बेटा एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेस। तो अब आपने दो प्रोटीन्स का फंक्शन देख लिया, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो क्या कर रहा था, और इंटीग्रेस क्या कर रहा है? वो इसे इंटीग्रेट करवा रहा है ह्यूमन डीएनए के अंदर। तो ये ह्यूमन डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और जैसे ही बेटा ये ह्यूमन डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो गया, अब ह्यूमन डीएनए के अंदर जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुआ, हमें नहीं पता चलेगा कि वायरस का डीएनए कौन सा और ह्यूमन का कौन सा। जब इसके बॉडी अपने प्रोटीन्स बनाएगी, तो वो इसके जेनेटिक मटेरियल को कोड करके भी प्रोटीन्स बनाएगी। और ये कौन से प्रोटीन्स बनाएगा? ये अपने ही प्रोटीन्स बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस, ठीक है ना, और प्रोटीएस, है ना, और कौन से? P17, P24, GP120, ये सारे जितने प्रोटीन्स देख रहे हो ना आप, ये इसके डायग्राम में यहाँ पे, ये सारे P17, है ना, P17, P24, GP120, प्रोटीन 7, ये जितने प्रोटीन्स आप देख रहे हो यहाँ पर जो वायरस के होते हैं, वो सारे प्रोटीन के लिए कोड करता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ताकि वायरस के और पार्टिकल्स बन सके। क्लियर? तो हमारी बॉडी जब अपने प्रोटीन्स बनाएगी, हमारी बॉडी जब अपने प्रोटीन्स बनाएगी, तब जब हमारी बॉडी अपने प्रोटीन्स बनाएगी, तब वायरस के भी प्रोटीन्स बनने लगेंगे, जिससे वायरस रेप्लिकेट इजीली कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी, सर इस वाले उसमें आपने एंजाइम का नाम क्या बताया था? इंटीग्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीन पे भी ध्यान दो बेटा जरा। ओके, अब स्लोली ग्रेजुअली अब क्या क्या हुआ?
अच्छा, तो अब वायरल डीएनए से और क्या बनेगा? वायरल डीएनए से वायरल आरएनए भी बनेगा। तो वायरल आरएनए बनेंगे, वायरल प्रोटीन बनेंगे, और वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन अब बाहर जाएंगे। अब काम आएगा प्रोटीएस का। देखिए, प्रोटीन बनेंगे एज अ लॉन्ग चेन, उन्हें काट काट के वो प्रॉपर वो स्ट्रक्चर दे देगा जैसा चाहिए होता है वायरस के मटेरियल के लिए। तो वायरस के बहुत सारे पार्टिकल्स बनने लगेंगे, ठीक है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल से ही ट्रांस देखिए, आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हुआ है, और प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेट हुए फ्रॉम द वायरल वायरल जेनेटिक मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया था। तो इससे वायरस के मल्टीपल पार्टिकल्स बनेंगे, जैसे आपने ये देखा GP120 बन गया, P74 बन गया, ये सारे बन जाएंगे और जाके मेम्ब्रेन में जाके इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे। और उसके बाद ऐसे देखिए, वायरस का ये आरएनए, वायरस के प्रोटीन्स सब इनकॉर्पोरेट करके जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। और ऐसे एक नहीं, मल्टीपल बहुत सारे वायरसेस या वायरसेस जो है वो बन बन के सेल से बाहर निकलने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का खुद का सेल वायरस के रेप्लिकेशन के लिए, वायरस की रिप्रोडक्शन के लिए काम करेगा। और वायरस ऐसे ही काम करता है। वायरस हमारी सेल के अंदर आता है और हमारी सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करता है खुद की रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सेम HIV कर रहा है, हमारे अंदर आ रहा है और हमारे सेल की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है अपने रेप्लिकास बनाने के लिए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक दिखाया हुआ है, ऐसे एक नहीं हजारों बनते हैं, हजारों के, है ना, हजारों की तादाद में वायरसेस बनेंगे। अब क्योंकि सबसे पहले इंटरेक्शन मैक्रोफेज के साथ होता है, इसलिए हम मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ HIV भी बोलते हैं, क्योंकि वो हेल्प करता है वायरसेस को रेप्लिकेट करने में। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? ये मैकेनिज्म सारा समझ में आ गया? बट हाँ जी। सर ह्यूमन सेल्स तो मतलब काफी डेवलप्ड होते हैं, तो वो स्पेसिफिक नहीं होते डीएनए को लेकर, या उन्हें कोई फर्क नहीं पता चलता कि HIV का है या ह्यूमन का? बड़ा एक बात बता, बैक्टीरिया के डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? सर AUCG डीएनए में? डीएनए में, हाँ नहीं डीएनए में, डीएनए सॉरी, में हाँ हाँ ATCG, सॉरी सर, सॉरी। ATGC ना? और यस तेरे सर, डीएनए में सर ATCG AT? CG। फिर क्या डिफरेंस है? सर ये तो वायरस है, फिर इसका डीएनए, अच्छा ठीक है, ओके। डीएनए से, ठीक है ना, डीएनए में कोई फर्क नहीं होता। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सली सेम है, ठीक है। तो वायरल डीएनए हो या ह्यूमन डीएनए हो, तो वो भी ATGC, वो भी ATGC। हाउ डू वी नो कि वायरल है? इसलिए तो वायरस की पहचान उसका डीएनए नहीं, वायरस की पहचान उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। किसी भी सेल की पहचान उसका डीएनए नहीं, उसका एक्चुअली उसके ऊपर ऊपर से पहचान उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स है वो होते हैं। खैर, हाँ, डीएनए कोड जिन प्रोटीन के लिए कर रहा है उसमें उसकी उस डीएनए की सीक्वेंस अलग हो सकती है, लेकिन डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ATGC में तो सेम ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। एनी अदर डाउट किसी को? सर पॉज बता। सर जब आपने बताया कि जब उसके डीएनए के साथ मिक्स होकर हमारे डीएनए के साथ वो वायरल प्रोटीन भी सिंथेसाइज करेंगे सेल्स, तो सर सिर्फ वही नहीं करेंगे, मतलब सेल्स का जो अपना काम होगा वो भी चलता रहेगा ना साथ साथ में? हाँ, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो तो होगा ही। ये तो ऐसा है कि जैसे जैसे मैं मान ले मैंने यूनिवर्सिटी खोल रखी है, मान लेते हैं, और मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं बायोलॉजी, मैंने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया, अब पता चला है तो उसमें 4 आतंकवादी पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या पता है वो 4 आतंकवादी पढ़ रहे हैं? मैं तो सब सारे बायोलॉजी एक जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं सबको मान लो सब फिजिक्स केमिस्ट्री सबको बराबर बराबर पढ़ाई जा रही है। अब उसमें 4 आतंकवादी आगे पढ़ने लग गए, तो हमको थोड़ा ना पता है, वो दिख तो वो भी नॉर्मल स्टूडेंट जैसे रहे हैं, तो ऐसा ना बाकी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, आतंकवादियों को पढ़ा रहा हूँ या आतंकवादियों को नहीं पढ़ा रहा, बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं तो जनरलाइज पढ़ा रहा हूँ ना। तो सेम बॉडी है, वो तो अपना काम कर रही है, वो तो अपने प्रोटीन्स बना रही है। अब बीच में वायरस आके बैठा हुआ है, वो अपने प्रोटीन्स खुद से रेप्लिकेट कर रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो सर मतलब घुसपैठिया हो अभी गया ना। वायरस ने इस सेल में घुसकर मतलब अटैक नहीं हुआ है ये? हाँ, अब ये तूने अच्छा सवाल पूछा है कि ये अटैक नहीं हुआ। अब मैं तुझे बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है
कि HIV जब आपके सेल के साथ इंटरेक्ट करता है, वो पहले अपना पूरा रेप्लिकेशन करता है। जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तब सेल नहीं किल होता, वो बाद में किल होता है। जब यही तो वायरस बहुत मतलब ही है, पहले वो अपने पूरे पार्टिकल्स बना देता है, बनाने के बाद जब वो सारे मिलके छोड़ के जाते हैं ना, इकट्ठे होके, पहले कुछ निकलते रहते हैं, जब इकट्ठे सारे छोड़ के जाते हैं ना, तब वो सेल का लाइसिस करते हैं। तो इसका पाथवे एक तरीके का लाइसोजेनिक पाथवे है, मतलब कि पहले अपना को डिवाइड करता रहेगा, फिर बाद में सेल को डिग्रेड करेगा। ठीक है, ये हो रहा है। और फिर जब बहुत सारे वायरस हो जाएंगे, यही काम वो फिर टी हेल्पर सेल के साथ करेंगे। एक्चुअली मैक्रोफेज जो है ना, वो उसका काम क्या है? उसका काम है उसका काम है एक जगह से किसी चीज को पकड़ना, जो भी पैथोजन उसको लगा पकड़ा, और जाके लिम्फ नोड में जाके चले जाना। तो मैक्रोफेज यही गलती करते हैं, ये वायरसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं लिम्फ नोड में। और फिर ये वायरसेस बहुत सारे जब लिबरेट होते हैं तो लिम्फ नोड में लिबरेट हो जाते हैं, और लिम्फ नोड रिच होता है टी हेल्पर सेल्स में, तो इसलिए बहुत सारे टी हेल्पर सेल्स फिर वहां पे वायरस से ग्रस्त हो जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है ना? तो फिर टी हेल्पर सेल्स बहुत सारे इन्फेक्ट होते हैं, इसलिए हम मैक्रोफेज को फैक्ट्री बोलते हैं HIV की। सर ये नॉर्मली बाकी वायरस की तरह मतलब डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाता? देखिए, ये भी बाकी वायरस की तरह डिस्ट्रॉय होता है, मैं तो बताऊंगा आगे। HIV क्या होता है ना, बाकी वायरसेस की तरह हमारी बॉडी ना इसको भी डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन ये फिर थोड़ी देर के ना इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ये बहुत चालाक वायरस है, ये बॉडी में एकदम ऐसा ऐसे ना बहुत कम हो जाएगा अमाउंट में, हमारी बॉडी को लगेगा हम ठीक हो गए, और बॉडी फिर परवाह करना बंद कर देगी। फिर ये धीरे 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 बढ़ता है। जब किसी को HIV होता है ना, तो उसको एक आध हफ्ते में ना फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, छींक आई, खांसी आई, बुखार आया, फीवर हुआ। किसी ने सोचा मुझे ऐसी फीवर हो रहा है, अब किसी को भाई मौसम बदलेगा, कुछ भी होगा, फ्लू होगा, आप थोड़ा ही सोचो कि मुझे HIV हुआ है। तो कोई सोचता ही नहीं है उसको HIV हुआ है, वो तो वो सोचता है मुझे फ्लू वगैरह हुआ है, मेडिसिन लेता है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है। अभी HIV वायरस उस टाइम पे इनएक्टिव हो जाता है। फिर ये धीरे 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 साल, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, जैसी आपकी इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड करते हुए धीरे 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 अपना रंग दिखाता है। धीरे 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 टी हेल्पर सेल्स कम करता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स इतने कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि आप समझ लो कि एक शेर है और वो शेर बूढ़ा शेर बन जाता है। मतलब वो इतना बूढ़ा हो गया है कि चूहा भी उसको पंजा मार जाएगा। तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो शेर थी एक एक बहुत स्ट्रांग, वो इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको छोटे मोटे डिसऑर्डर्स, कोई भी जो भी एनवायरमेंट में नया नया डिसऑर्डर आया, तो अभी जैसे निमोनिया फैला तो आपको निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस आसपास फैला तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फंगस आपको निमोनिया कर रहा है, जो भी एनवायरमेंट में डिसऑर्डर है आपको हुए जा रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी एकदम कमजोर हो गई है। और दूसरा, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है, अब आप दवाई ले रहे हो, आप काढ़ा पी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो वापस रिगेन भी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? तो एक तो बॉडी में आपके पैथोजेंस आ रहे हैं, निमोनिया वगैरह हो रहा है, और फिर वो क्योर भी नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो रही है। ठीक है ना? देखिए, ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी बीमारी से ठीक होते हैं तो उसमें मेडिसिन का रोल उतना ही होता है, थोड़ा ही होता है, वो बस आपको थोड़ी सी ताकत दे देती है लड़ने के लिए। ठीक है ना? बाकी काम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी करती है। ठीक है ना? तो बॉडी अकेली कम पड़ रही होती है तो मेडिसिन थोड़ी हेल्प कर देती है, बस बाकी काम आपकी इम्यूनिटी कर देती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो आप कितनी मर्जी दवाई खा लो, आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो धीरे धीरे पर्सन निमोनिया से, ट्यूबरक्लोसिस से, किसी और डिसऑर्डर से मर जाता है। ठीक है? तो HIV से नहीं मारता, HIV आपके इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि आप किसी और डिसऑर्डर को झेलने के लायक नहीं रहते, और आप उस डिसऑर्डर से आपकी डेथ हो जाती है। HIV पेशेंट्स की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है, वो एकदम वीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो दैट इज व्हाट इज HIV। तभी इसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इट इज कॉजिंग डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। गॉट इट? सर दो चीजें समझ नहीं आई इसमें। पूछ। सर पहले जो आपने बताया कि वो जाते समय मतलब लाइसिस करते हैं, एक वो, और सर दूसरा जब टी हेल्पर सेल्स सर कम हो रहे होते हैं तो मतलब बॉडी को पता तो चलता ही होगा कि टी हेल्पर सेल्स कम हो गए हैं। हाँ, तेरा पहला सवाल का जवाब ये है कि लाइसिस मतलब जब ये इकट्ठे बहुत सारे बाहर निकाले, इन्होंने डिग्रेड कर दिया सेल को। जैसे प्लाज्मोडियम नहीं था, जब वो आरबीसी से बाहर निकल रहा था तो आरबीसी को डिग्रेड कर रहा था, वैसे ही ये वायरसेस भी जब बाहर जाएंगे तो सेल को डिग्रेड कर देंगे। ये समझ में आ गया?
मतलब सर जब एक सेल से सर एक वायरस निकलेगा कि बहुत सारे? मल्टीपल, थाउजेंड्स। और सर जब सारे निकल जाएंगे तो लास्ट में सेल का लाइसिस होगा? नहीं, हम जैसे ही इकट्ठे निकलेंगे सेल का लाइसिस हो जाएगा। ओके सर। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करता रहेगा, फिर ये सारे इकट्ठे निकलेंगे और सेल का लाइसिस कर देंगे। ये यस सर। हाँ, ओके। तो अगला सवाल, अब जो तेरा सवाल था बॉडी को पता नहीं चलेगा। हाँ, बॉडी को पता नहीं चलता भाई। कैसे नहीं पता चलता? क्योंकि ना एक लिमिट होती है। जैसे हमारी बॉडी में ना बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 1500 2000 पर मिलीमीटर क्यूब रहते हैं। जब ये 1500 2000 से गिरते 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 500 से कम या 250 300 से कम रह जाते हैं ना, तब हमारे इम्यून सिस्टम में इफेक्ट होने ना तब शुरू होते हैं। तब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आने शुरू होते हैं। जैसे किडनी का बताया था ना, जैसे आपकी तुम्हारी 2 किडनी है, एक खराब होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, दूसरी खराब होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब दूसरी भी 30% रह जाएगी, ठीक है ना, 70% खराब हो चुकी होगी, तब जाके बॉडी के अंदर पता चलेगा कि हाँ भाई इफेक्ट भी आना शुरू हुआ है। तो पॉइंट वही है, जैसे हार्ट की ब्लॉकेज होती है, ब्लड आर्टरी की ब्लॉकेज होती है, थोड़ी ब्लॉकेज होती है, पता नहीं चलता। सिम्टम कब आते हैं? जब कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये तो भाई यही तो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, कि कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं है या इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स शुरू में नहीं होते। जब तक इतना नुकसान नहीं पहुंच जाता कि उसके इफेक्ट्स होने लगे, ठीक है ना, तब तक पता नहीं चलता। ठीक है सर और जिस टाइम पीरियड में मतलब ये हमारा जो इनएक्टिव है सर, उसके बीच में भी तो मतलब छोटे मोटे हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। होंगे, लेकिन फिर तू अगर आज बीमार हो गया या तुझे कुछ प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, तो तू, तेरे मन में क्या ख्याल आएगा कि कहीं मुझे HIV तो नहीं हो गया? दैट इज द लास्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड ऑफ द पीपल। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ उस टाइम पर टी सेल्स की क्वांटिटी बड़ी होगी ना, हर बार बॉडी ने बढ़ाई मैं होगी। समझा नहीं क्या? कम बॉडी ने कम हुई ना, कम हो गई ना टी सेल्स की क्वांटिटी। तो सर टी सेल्स की जो अच्छा, क्वांटिटी कम हुई वायरस अच्छा की जब, वजह से हुई, और जब हाँ सर नॉर्मल हमें कुछ डिजीज हुई सर, तो उस टाइम पे तो बॉडी ने बढ़ाए होंगे ना टी सेल्स और सारी इम्यूनिटी। हाँ, देखो वो तो देखो, पता है क्या है कि एक तो नॉर्मल टी सेल्स का अमाउंट रहता ही रहता है, ठीक है ना। अब वायरस ने वो कम कर दिया, तो वो कम होके बढ़ेगा भी तो एक लिमिट पे ही ना। मतलब वो मान लो 1200 1500 रहता था, वायरस ले आया उसको 1500 से 1000 के ऊपर। तो पहले जब पैथोजन आया था तो वो मान लो 2000 से 2500 हो जाते थे, या 2000 से 4000 हो जाते थे। तो अब 1500 से 3000 हो जाएंगे, और फिर टाइम के साथ डिग्रेड होकर फिर 1500 पे आ जाएंगे। भाई ये तो नॉर्मल है ना। कौन से जो टी शर्ट्स बनते हैं वो हमेशा रहते हैं? पैथोजन से लड़ते हुए किल भी तो होते हैं, अगर बनते हैं तो नॉर्मल उसी लेवल पे आ जाते हैं ना। ओके वैरायटी सर। बढ़ती है ना, वैरायटी बढ़ जाती है एक्चुअली टी सेल्स के। आपके टाइम के साथ साथ टी सेल्स की वैरायटी बढ़ेगी, कि मेरे को टाइफाइड के खिलाफ भी टी सेल मेमोरी सेल्स आ गए, और निमोनिया के खिलाफ भी आ गए। जितने पैथोजन फेस करते जाओगे उतनी वैरायटी बढ़ती जाएगी, नंबर विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। गॉट इट? यस सर। हाँ, क्योंकि लड़ाई में भी तो मरेंगे ना टी सेल्स, जितने वो बने एक्चुअली वो डिवाइड ही मरने के लिए हुआ है ना भाई। 2000 से 4000 होंगे क्योंकि 2000 मरने हैं उसमें, या अगर 1500 मरने या 1800 मरने तो 200 या 1900 मरने, 100 बचने हैं उसमें से, वो 100 मेमोरी कहलाने हैं। गॉट इट? यस सर। अब किसी और को कोई और डाउट? चलिए ठीक है, किसी को और को कोई और डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे बताएगा? एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी देखिए। ये एनसीईआरटी का, तो ये ना फालतू की न्यूज आती रहती है बीच बीच में। क्या चाहते हो? हाँ, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ, आप इसे खुद से अपनी बुक में देखना बाद में। ये वही दिखा रखा है, वायरस का आरएनए मटेरियल है वो किस तरीके से आया। वायरस ने अपना मटेरियल अंदर रिलीज कर दिया,
फिर वायरस ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर रहा है धीरे धीरे, मतलब ये आरएनए है, आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहा है, सॉरी हाँ आरएनए से सीडीएनए, और इसने ये डीएनए बना लिया, डीएनए दिखाया गया। फिर ये डीएनए देखो उसने दिखाया कि इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर इसने दिखा रखा है कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद फिर इसने अपने बहुत सारे आरएनए बना लिए, है ना। तो आरएनए आया, आरएनए से डीएनए बना, डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ, उससे इसने बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना लिए, वायरस के आरएनए। फिर वायरस के आरएनए और प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट हुए, और ये देखिए ये बहुत सारे वायरस के नए नए पार्टिकल्स बन गए, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस्ड, और फिर ये बाहर रिमूव हो गए। और यहाँ नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव while viruses are being replicated and released। तो ये दिखा रखा है कि पाथवे जो है वो लाइसोजेनिक है, मतलब कि जब तक वायरस अपना मेटेरियल बनाता रहता है, बाद में ये जाके सेल किल होता है। उस टाइम जब ये बन रहा होता है उस टाइम पे सेल किल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो बाद में किल होगा जब सारा इसका अपना पूरा मतलब निकल चुका होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही बात नीचे भी नोट में लिखी हुई है। तो ये डायग्राम एक बार देख लीजिए आपने एनसीईआरटी में, इसको दोबारा से देखना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर इसमें जो दो आपने और एक्स्ट्रा बताए थे एंजाइम्स, वो मेंशन नहीं है? बेटा मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ ना, तो इसमें मेंशन नहीं है, बुक में मेंशन नहीं है। एक इंटीग्रेस है, एक प्रोटीएस है। एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में तो ये पूरा प्रोसेस भी मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में तो ये भी पूरा प्रोसेस मेंशन नहीं है, और एनसीईआरटी में तो क्या कहते हैं ये पूरा डायग्राम मेंशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है, ये भी मेंशन नहीं है। तो काफी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। मेरा काम तो तुमको पूरा पढ़ाना है ना। सर आंसर में लिख सकते हैं वही प्रोटीएस और इंटीग्रेस? बेटिक मैं तुझे बोल रहा हूँ अमन पॉल, तेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम में स्टिक टू एनसीईआरटी। हाँ तेरे को कुछ नहीं याद आ रहा, जो पूछा गया वो नहीं आता तुझे, और तुझे राम कथा सुनानी है, तो कैंसर के बारे में लिखने के बजाय या मलेरिया के बारे में लिखने के बजाय एचआईवी के पेपर में, मान लो एचआईवी के बारे में लिखना है, तो हाँ तूने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दिए। या सबसे पहले जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख दो, और एक्स्ट्रा के नाम पे एक आध एक्स्ट्रा लिख दो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन याद रखना कि अगर एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट गलत मत करना कि पता चला तुम्हारा क्वेश्चन था कि एचआईवी में कौन सा क्या कहते हैं एंजाइम रहता है, आपने लिख दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और फिर ये अपने थोड़ा नॉलेज के लिए आपने दिखाने के लिए कि मैं बहुत होशियार बच्चा, मुझे एक्स्ट्रा नंबर दो, तुमने प्रोटीएस और इंटीग्रेस लिख दिया, और इंटीग्रेस और प्रोटीएस के स्पेलिंग गलत कर दिए, या इंटीग्रेस और प्रोटीएस की जगह तुम्हें थोड़ा याद नहीं आया, तुमने कुछ भी गड़बड़ लिख दिया। तो ये मत करना बस कि एक्स्ट्रा लिखने जाओ और एक्स्ट्रा की स्पेलिंग गलत कर दो या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गलत कर दो, और जो तुम्हें नंबर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के मिल रहे थे वो यहाँ एक्स्ट्रा की वजह से आधे कट जाए। तो बस ये मत करना, बाकी जो तुम करना चाहो करो, बस एक्स्ट्रा के चक्कर में गलत मार्क मत करके आना, ठीक है। बस ये मेरा तुमसे एक वो अनुरोध है। बाकी जो भी सही है वो तुम लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें सही लिखने के लिए कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। गॉट इट अमन पॉल? सर डीएनए में घुसने के लिए वायरल वाला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पोलर डीएनए बना था तब हमारा इंटीग्रेस यूज होगा, और सर न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए प्रोटीएस? नहीं सर फिर मैंने नहीं बोला सर। क्या था वो? डीएनए में इंटीग्रेट होने के लिए इंटीग्रेस, और जब प्रोटीन्स बने हैं ना, ठीक है ना, वो बने हैं एज अ पॉलीमर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसको छोटे छोटे कैप्सूमर्स में तोड़ने के लिए, जिस फॉर्म में वो एक्चुअली होते हैं फॉर्म में तोड़ने के लिए वो वहां यूज होगा प्रोटीएस। प्रोटीएस मतलब प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम हुआ ना, तो प्रोटीन को मतलब टेलर कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में काट रहा है, जिस पार्ट्स में उसको एक्चुअली होना चाहिए, मतलब पूरे पैकेजिंग के लिए प्रोटीएस। ओके सर। सर हाँ दक्ष सर, जब ये सेल एनिमल सेल मरेगा तब इंटरफेरॉन रिलीज करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा तुमने। मरेगा नहीं, जैसे इन्फेक्ट होगा ना वो इंटरफेरॉन रिलीज करता है, इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन से बहुत सारे एचआईवी के पार्टिकल्स कम भी हो जाते हैं, लेकिन वही है ना कि ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है काफी टाइम के लिए, जो मैं अभी इस डायग्राम में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है दक्ष? हाँ सर। और सर अगर हम ओके इंजीनियरिंग से
CD प्लस को रिसेप्टर ही हटा दे आने वाले नए सेलों में, तो HIV को क्योर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक काम करेगी CD4+ रिसेप्टर को हटा दें। अब पॉइंट पता प्रॉब्लम पता क्या है कि CD4+ रिसेप्टर ना एक्चुअली कोई खराब चीज नहीं है, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर CD4+ रिसेप्टर नहीं होगा ना तो मैक्रोफेज आके भी टी हेल्पर सेल से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि टी हेल्पर सेल से जब इंटरेक्शन होता था ना मैक्रोफेज का, कोई भी पैथोजन आता था तो CD4+ रिसेप्टर से ही हो रहा है। तो अगर तुम CD4+ रिसेप्टर ही हटा दोगे ना तो चलो HIV तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मैक्रोफेज किसी टी सेल से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तुम्हारी इम्यूनिटी फिर भी वीक ही हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो हम CD4+ रिसेप्टर नहीं हटा सकते। ओके सर। ठीक है। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन चलो बता देता हूँ। को रिसेप्टर पे अटैक कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली को रिसेप्टर उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए रिसेप्टर चाहिए होता है, को रिसेप्टर नहीं चाहिए होता। लेकिन HIV के इंटरेक्शन के लिए को रिसेप्टर बहुत जरूरी है। तो आप को रिसेप्टर पे काम कर सकते हैं और वो काम चल रहा है। हम ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो को रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि HIV इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो कोशिश चल रही है, ठीक है ना, ऐसे ड्रग्स बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वही है ना कि भी रिसर्च चली जा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रहे हैं। तो को रिसेप्टर पे आप ये एक चीज आप कर सकते हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और बात बताता हूँ, आपके इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट पे आपको बताई थी ना कि सिकल सेल एनीमिया एक बहुत अच्छी म्यूटेशन है उस एरिया में, जहाँ पे ये क्या नाम है इसका, जहाँ पे मलेरिया डोमिनेंट है। वैसे ही हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ये बड़ा प्यारा ऑब्जर्वेशन है कि कुछ लोग, सम पीपल, बाय चांस उनके ना ये जो को रिसेप्टर वाली जीन है ना CCXR4 और CCR5 जो को रिसेप्टर्स हैं, इनकी जीन्स म्यूटेटेड होती हैं कुछ लोगों में। और जिन लोगों में इनकी जीन्स म्यूटेटेड होती हैं या प्रॉपर नहीं होती हैं, या ये रिसेप्टर प्रॉपरली नहीं बनते, दे आर एक्चुअली रेजिस्टेंट टू HIV। तो कुछ लोगों को रेजिस्टेंट पाया गया HIV से, और वो क्यों पाया गया, क्योंकि उनके जो को रिसेप्टर्स हैं, उनकी जो जीन्स है वो म्यूटेटेड है। तो फिर वो एक तरीके का ये जो म्यूटेशन है और ये एक बढ़िया हो जाता है। तो मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि दुनिया में जैसे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, मान लेते हैं HIV वायरस बहुत फैल गया कि दुनिया में लोग HIV से बहुत ज्यादा मरने लग गए। तो ये जो कुछ लोग हैं जो रेजिस्टेंट है बाय चांस, है ना, बाय चांस रेजिस्टेंट है HIV के, वो बच जाएंगे और आने वाली दुनिया में वही आगे बढ़ेंगे, तो उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। अगेन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगेन। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन की गई है। खैर ऐसा होगा नहीं, खैर तो आगे बात करते हैं। समझ गए ना आप लोग? क्लियर है दक्ष? यस हाँ, तो इन शॉर्ट सर जो तुम कह रहे हो वो रिसेप्टर के लिए नहीं, को रिसेप्टर के लिए ट्रू हो सकता है। हाँ जी। सर मलेरिया नॉन कम्युनिकेबल है ना? हाँ मतलब उसे नॉन कम्युनिकेबल बोल देते हैं, लेकिन वो एक्सटेंसिव डिसऑर्डर में आएगा। मतलब कि उतना, मतलब कि ऐसे साथ खाने से, बैठने से, झूठा पी खाने से, यस जैसे सर। कोरोना वायरस इंटरेक्शन से फैल रहा है, ऐसे फैलता नहीं है, तो इसलिए नॉन कम्युनिकेबल बोल देते हैं। ओके सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये डायग्राम है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, पे अटेंशन, इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम दिखा रहा है कि जस्ट सेकंड, आई एम जस्ट टेकिंग 2 minutes ब्रेक, आई बैक इन 2 minutes। ठीक है ना, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, फिर आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं।
ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से बात करते हैं वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, ये क्या दिखा रहा है? ये ब्लू वाली जो लाइन है ये दिखा रही है तुम्हारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, मतलब बेसिकली टी सेल्स। और ये रेड वाली लाइन दिखा रही है HIV वायरस का काउंट। तो देखिए सबसे पहले जैसे HIV आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो HIV वायरस अमाउंट में बढ़ा बड़ा 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 बड़ा। जैसे ये बढ़ा, ऑफ कोर्स आपके जो WBCs होंगे या टी हेल्पर सेल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो कम हुए 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 फिर क्या हुआ? आपके बॉडी ने लड़ाई करी, ठीक है। अच्छा, ये वो टाइम है जब आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह आएंगे, है ना, ये वो टाइम है, शुरू के 1-2 हफ्ते, है ना। अच्छा, अब धीरे धीरे आपके टी हेल्पर सेल्स बढ़े, वापस बढ़े, लड़ाई करी, बढ़े। और जैसे ही अमाउंट में बढ़े, इन्होंने वायरस के अमाउंट को धीरे धीरे क्या कर दिया? कम कर दिया। वायरस एकदम कम हो गया, आपकी बॉडी को लगा कि बॉडी ठीक हो गई। अब वायरस क्या करेगा? धीरे 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 धीरे, ये ईयर्स है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बड़े स्लोली ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है 5-7 सालों के लिए। और आपको हल्के बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके टी हेल्पर्स है ये कम होते जा रहे, 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 होते जा रहे। एक टाइम आ रहा है जब ये बहुत कम होते जा रहे हैं। जैसे ही ये 200 के पार करीब कम हुए, 200-250 के कम हुए, वैसे ही HIV ने एकदम एकदम तेज रफ्तार पकड़ी और ये एकदम बढ़ने लग गया। और आपके हेल्पर सेल्स बहुत कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये जो टाइम है ना, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपके टी हेल्पर सेल्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, इस 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 टाइम को हम बोलते हैं कि अब आपको एड्स हो गया है। तो जब HIV आता है तब आप HIV पॉजिटिव होते हैं। जब HIV पूरी तरीके से फैल चुका होता है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, अच्छे से फैल चुका होता है, और टी हेल्पर सेल्स बहुत ज्यादा कम हो चुके होते हैं, 200-250 से कम हो चुके होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, तब आपको जो कंडीशन बोली जाती है वो बोली जाती है कि आपको क्या हो गया? एड्स हो गया। और एड्स में आपको क्या क्या होगा? सिम्टम्स है बहुत सारे, जैसे कि लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होंगे, निमोनिया, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, मसल पेन, जॉइंट पेन, ठीक है ना, नेल ठीक हो जाएंगे, कर्वी हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, स्किन पे रैशेस, नाइट स्वेट्स, फीवर, सर में दर्द, और एक्सेसिव वेट लॉस। वेट लॉस इतना हो जाएगा कि जैसे कोई कुपोषण का शिकार हो, जैसे किसी को मैरास्मस या क्वाशरकोर हो गया हो, वैसा वेट लॉस, मतलब रिब्स नजर आने लग जाएंगे, हड्डियां नजर आने लग जाएंगी, बिल्कुल मांस नहीं रहेगा। तो वैसी हालत हो जाती है एक एड्स के पेशेंट की। और ये है जो मेन सिम्टम है HIV का या एड्स का, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जब टी हेल्पर सेल्स बहुत कम रह जाते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, तो कुछ इन्फेक्शन जो बॉडी को नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी में इफेक्ट नहीं कर पाते, जो नॉर्मल कंडीशन में इफेक्ट नहीं कर पाते, जो नॉर्मल कंडीशन में इफेक्ट नहीं कर पाते। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो वो पैथोजन जो नॉर्मल कंडीशंस में इफेक्ट नहीं कर पाते, वो इफेक्ट कर पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं दी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे कि फंगल निमोनिया, एग्जाम्पल, ये फंगस है न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, ठीक है ना। ये देखिए, फंगल निमोनिया मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मली निमोनिया आपको हो जाता है लेकिन बैक्टीरिया से या वायरस से। फंगस आपको निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं होती, लेकिन हो जाती है उसकी औकात जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो एक्चुअल में आपका लेवल गिर गया है, इसलिए फंगस निमोनिया कॉज कर पा रहा है। तो फंगल निमोनिया बहुत बड़ा सिम्टम है आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होने का, एक बहुत बड़ा सिम्टम है। फिर कैपोसिस सार्कोमा एक स्किन कैंसर है जो जनरली HIV पेशेंट को होता है। हर्ष सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ट्यूबरक्लोसिस, टॉक्सोप्लाज्मियोसिस, और सम अदर फंगस जैसे ईसोफेजियल कैंडियासिस एंड ओरल कैंडिडियासिस। कैंडिडा एक अगेन एक फंगस है जो कॉज करता है, और उससे होने वाला पैथोजेनेसिस डिसऑर्डर का नाम है कैंडिडियासिस, जैसे कि टीनियासिस, एस्कैरियासिस, है ना, वैसे ही कैंडिडियासिस। तो ये कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जो हो जाते हैं किसको? HIV पेशेंट्स को। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यस सर।
ओके, तो आगे बात करें। यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? क्लियर आ रही है सर। यस सर। अच्छा, मुझे आप लोगों की आवाज आ रही है। मैं एक बार ना रिजॉइन कर रहा हूँ। Okay? हाँ, अब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, अब तुम्हारी भी क्लियर है। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीबॉडी, एनी डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आइए फिर पार्ट 2 की बात करते हैं। ओके, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में है कि इन्फेक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर। सर आपकी हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? नो सर। ओके, अब आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो पार्ट 2 है इन्फेक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड क्योर। इनकी बात करते हैं। ये दिखने में बड़ा है बहुत छोटा सा पार्ट ही। सबसे पहले एचआईवी आपको कैसे होगा? आपको एचआईवी कैसे होगा ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एचआईवी कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता। एचआईवी पाया जाता है ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम ब्लड में, मतलब कि ब्लड में या टिश्यू फ्लूइड में, जिसको आप लिम्फ कहते हैं। तो ब्लड एंड इट्स फ्लूइड्स में पाया जाता है। सीमन में एचआईवी होता है, वेजाइनल सेक्रेशन में होता है, एनल सेक्रेशन में होता है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। तो आइए समझते हैं, पे अटेंशन। क्योंकि ब्लड या टिश्यू फ्लूइड में है तो कोई भी तरीका जिससे आप किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या किसी भी एचआईवी पेशेंट का ब्लड आपकी बॉडी में अगर डाला जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको एचआईवी हो जाएगा। क्लियर? सीमन, क्योंकि सीमन में है इसलिए सर कोई भी इनडायरेक्टली मतलब? अरे भाई, इनडायरेक्टली का मतलब है कि मान ले कहीं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में जब ब्लड हो या पहले से हो, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ लेकिन किसी और तरीके से ब्लड किसी की बॉडी में आ गया, या किसी को सर कट जैसे लगा होता सर खून। वो ब्लड टेस्ट करते अरे समय नीडल सेम हो जाती है। हाँ, नीडल वीडल से कह सकते हैं कि अगर आ गया, किसी ने नीडल इस्तेमाल की थी, उस नीडल पे एचआईवी वायरस लगा हुआ था और वो नीडल से तुम्हारा ब्लड निकालने के लिए इस्तेमाल कर ली, तो आ सकता है। हालांकि चांसेस कम होते हैं लेकिन आ जाता है। ठीक है, खैर। तो तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या नीडल्स वगैरह से स्पेसिफिकली डर्मल नीडल जो स्किन के अंदर ब्लड तक जा रही हैं, उनसे जो एचआईवी आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ड्रग एडिक्ट्स में एचआईवी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं वो जनरली सेम नीडल यूज करते हैं ड्रग लेने के लिए, है ना। और जब एक ही नीडल इस्तेमाल की जाती है ड्रग्स लेने के लिए, तो क्या होता है कि अगर उस पूरे ग्रुप में, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जिन्हें नशेड़ी लोग बोलते हैं, ये नशेड़ी लोगों का अपना पूरा ग्रुप होता है। ये एक जना कभी भी ऐसे कोई ड्रग एडिक्ट नहीं होता, इनका पूरा ग्रुप होता है। 8 से 10 लोग मिलके इकट्ठे ड्रग लेते हैं। तो अगर इनका पूरा ग्रुप है और में से मान लो एक को एचआईवी है भाई, जिसको जो ड्रग एडिक्ट है भाई, बट ऑब्वियस सी बात है उसकी उसकी और भी आदतें बुरी हैं। तो मान लीजिए उनमें से किसी एक को भी एचआईवी है तो वो पूरे ग्रुप में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ड्रग एडिक्ट्स को एचआईवी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, अगर उस पूरे ग्रुप में किसी को एचआईवी नहीं है तो फिर वो नीडल्स लेते रहे, यूज जितनी मर्जी यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी एक को एचआईवी होना क्या है, वो हमेशा जरूरी होगा, तभी वो ट्रांसफर होगा। बिना किसी एक को हुए तो दूसरे को ट्रांसफर होगा नहीं। ये बात याद रखने वाली है। खैर, दूसरा सीमन में है, क्योंकि सीमन में है तो जो मेल है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एचआईवी किसी दूसरे पार्टनर को, चाहे वो फीमेल पार्टनर हो चाहे वो मेल पार्टनर हो। ठीक है, तो सेक्सुअल पार्टनर फीमेल होगा तो मेल ट्रांसफर कर देगा फ्रॉम द जेनाइटल, दैट इज पेनिस, टू द थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अगर मेल पार्टनर होगा, सेक्सुअल पार्टनर होगा,
तो फिर थ्रू द पीनिस वो ट्रांसफर कर देगा इनटू द एनल रीजन ऑफ द अनदर मेल। तो वहां वैसे भी एचआईवी हो सकता है। तो एक मेल ट्रांसफर कर सकता है दूसरे मेल को या दूसरे फीमेल को बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि वाजाइनल सिक्रीशंस में इसलिए एक फीमेल भी ट्रांसफर कर सकती है मेल को, और इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, फीमेल टू मेल ट्रांसमिशन के चांसेस आर मोर देन मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन। तो वेजाइनल सिक्रीशन में है तो जो एक फीमेल है वो एक मेल को ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, सर क्योंकि एक मिनट रुक जा बेटा, क्योंकि एनल सिक्रीशन में है तो इसलिए अगेन एक मेल दूसरे मेल को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम एनल सिक्रीशन टू द अनदर मेल। ठीक है, हु इज मेकिंग जेनिटल एनल कांटेक्ट। तो किसी भी तरीके का सेक्सुअल कांटेक्ट हो, चाहे जेनिटल जेनिटल हो, जेनिटल ओरल हो, जेनिटल एनल हो, किसी भी तरीके का सेक्सुअल कांटेक्ट एचआईवी ट्रांसमिट कर सकता है, हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ब्रेस्ट मिल्क में है इसलिए अगर किसी मदर को एचआईवी है और फीड कर रही है बेबी को तो उसको एचआईवी हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड में है एचआईवी होता है, इसीलिए अगर एमनियोटिक फ्लूइड में एचआईवी वायरस होता है, ठीक है ना, तो वहां पे भी एचआईवी वायरस रहता है। एंड प्लेसेंटल बैरियर भी क्रॉस कर सकता है एचआईवी। तो अगर फीमेल है तो उसके बेबी को एचआईवी हो सकता है क्रॉसिंग द प्लेसेंटल बैरियर। तो ये सारे तरीके हैं एचआईवी होने के। हाँ, आपको डाउट पूछ रहा था। सर आपने कहा कि फीमेल टू मेल ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है देन मेल टू फीमेल, ऐसा क्यों सर? क्योंकि रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है, डेटा बेस्ड एनालिसिस है। ठीक है, एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? क्लियर है सर। ओके, इसका एक और रीजन है, अब डेटाबेस एनालिसिस है, इसका हम ये लॉजिक पुट फॉरवर्ड करते हैं कि जो वेजाइनल एपिथेलिया है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया है, वहाँ मल्टीपल लेयर्स हैं, तो ब्लड तक जाने के लिए आपको मल्टीपल लेयर्स क्रॉस करनी है। तो मेल से फीमेल में ट्रांसमिशन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन मेल मेल जो पेनाइल रीजन है वो हाईली वैस्कुलर है, थिन भी है, तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो मेल रीजन है स्पेशली ग्लैंस पेनिस का, वहां पे काफी सारे मैक्रोफेजेस हार्बर होते हैं, तो इसलिए वहां पे ट्रांसमिशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। ऐसा हम लॉजिक पुट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है गोविंद? ओके सर। ओके, ना एचआईवी कहाँ नहीं है? टीयर में एचआईवी नहीं है तो किसी के आंसू पहुंचने से या किसी का दर्द बांटने से आपको एचआईवी नहीं होगा। सलाइवा में नहीं है, क्योंकि सलाइवा में नहीं है इसलिए साथ खाने पीने से एचआईवी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी का झूठा खा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक ही चम्मच आपने इस्तेमाल कर लिया, एक ही बोल में खा लिया या एक ही साथ में खा लिया, तो आप एचआईवी वाले पेशेंट को अपना दोस्त बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको एकदम आइसोलेट कर दे। तो साथ खाने पीने से झूठा खाने से एचआईवी नहीं होता। हाँ, ओरल ओरल इंटरेक्शन से एचआईवी हो सकता है, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन जो ओरल ओरल इंटरेक्शंस, ठीक है ना, ठीक है ना, उससे एचआईवी होने के चांसेस इसलिए जो 0.0001% है वो इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लिप्स पे या आपके टंग पे कुछ कट्स हों जो कि नजर ना आ रहे हों, और वहां से एचआईवी दूसरे को ट्रांसमिट हो जाए, दूसरे को भी कट्स हों, ठीक है ना, या है ना, या ओरल ओरल कांटेक्ट के दौरान कट्स लग गए हों या हो गए हों, तो उस तरीके से एचआईवी वायरस ट्रांसमिट हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है ना, तो ओरल ओरल कांटेक्ट से एचआईवी होने के चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा रेयर, लेकिन हो सकता है। लेकिन वो उसका रीजन सलाइवा नहीं है, उसका रीजन अगेन ब्लड है। ठीक है ना, तो सलाइवा में एचआईवी नहीं होता है। ठीक है ना, अगेन ओरल जेनिटल कांटेक्ट से भी हो सकता है क्योंकि वेजाइनल सिक्रीशन में और सीमेन के अंदर है, तो इसलिए ओरल जेनिटल कांटेक्ट से भी एचआईवी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका अगेन रीजन सलाइवा नहीं है, उसका अगेन रीजन वेजाइनल सिक्रीशन, सीमेन या ब्लड है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वेट से एचआईवी नहीं होगा। तो कोई अगर किसी के साथ भागने दौड़ने से, या कोई दौड़ के आया उसको गले लगाने से, या किसी को पसीना आ रहा है उसके साथ बैठने से आपको एचआईवी नहीं होगा। नेजल म्यूकस में नहीं है, इसलिए कोई आपके ऊपर छींक देता है तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन एचआईवी नहीं होगा। ठीक है, वॉमिट, कोई आप पे उल्टी कर देता है, आप किसी पे उल्टी कर देते हैं तो भी आपको एचआईवी नहीं होगा। फीकल मैटर में एचआईवी है, मतलब कोई मक्खी अगर इधर उधर बैठ रही है, या जैसे कॉलेरा हो जाता है या दूसरे डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो वैसे भी एचआईवी नहीं होगा। ठीक है ना,
कि किसी बच्चे को HIV था, आपने उसका डायपर चेंज किया, आपको लगा कि उसके फीकल मैटर से आपको HIV हो गया, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। यूरिन से HIV नहीं होगा, तो मतलब पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से उस तरीके से आपको HIV नहीं होता है, बिकॉज यूरिन में HIV नहीं रहता है। तो दैट इज, ये चीज आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कैसे HIV होता है और कैसे HIV नहीं होता है, क्योंकि बहुत पहले मिथ थी कि साथ घूमने से, हाथ पकड़ने से, जूता खाने से, गले मिलने से HIV हो जाता है, या छींकने से HIV हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये बहुत पहले मिथ थी, और HIV के पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता था मोस्टली। तो ऐसा, ये सारी मिथ्स है, ऐसा HIV नहीं होगा। हाँ, क्या डाउट है? सर आप बोल रहे थे कि एनल कांटेक्ट से, एनल सेक्सुअल कांटेक्ट से भी HIV हो सकता है, तो सर हम्म, एनल की सिक्रीशंस तो फीकल मैटर ही होती है ना? बेटा एनल सेक्रेशन फीकल मैटर नहीं है। फीकल मैटर तो इजेस्टेड पार्ट है, वो तो सेक्रेशन है ही नहीं। एनल सेक्रेशन फीकल मैटर नहीं होता। एनल सेक्रेशन होता है जो फ्लूइड्स एनस में रिलीज होते हैं। एनस इज नॉट अ ड्राई रीजन, उसमें म्यूकस और फ्लूइड्स, कई चीजें रिलीज होती हैं, उसको एनल सेक्रेशन बोल रहे हैं। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर मेरे को डाउट्स है। हाँ, पूछो पूछो। सर लास्ट क्लास में पूछो। आपने जब थाइमस ग्लैंड का डायग्राम बनाया था, तो आपने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे। हाँ, तो सर उसमें से लोब्स कौन से थे? मतलब फिर 3 स्ट्रक्चर्स कैसे? 2 लोब्स होते हैं ना। मैंने जब थैमस का डायग्राम बनाया था तो क्या बनाए थे? सर आपने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे। मैंने, बेटा वो 3 लोब्यूल्स थे, वो एक लोब का डायग्राम था। लोब 2 होंगे, उसके अंदर लोब्यूल्स बहुत सारे होंगे। मैं अगली बार वो भी ओके दिखा सर। दूंगा प्रेजेंटेशन में, मेरे पास उसकी प्रेजेंटेशन में पड़ी हुई है। अभी इसको, ये और कोई डाउट है? इसको खत्म कर ले जरा, 5-10 मिनट लेके और। ओके सर। सर आप प्लीज कि ये नेक्स्ट सेंड कर देना। कि नेक्स्ट टाइम करें इसको, जैसे तुम चाहोगे। 10 मिनट लेके इसको या तो खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम कैंसर की बात करेंगे, या अगर आपके डेटा का इशू है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। सर डाउट्स हैं और डाउट्स हैं तो डाउट्स ले लेते हैं, बाकी बातें फिर अगली क्लास में कर लेंगे। तो जिनको जाना वो जा सकते हैं, डाउट्स वाले रुक सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, कल हमारी क्लास है। सर। हाँ जी। सर एलर्जी जो है उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे ना? क्यों क्यों बोलोगे तुम एलर्जी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? सर वो बैसोफिल्स और मास्ट सेल्स को डीग्रैन्युलेट करेगा। तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना सर चाहिए, करेगा। अफेक्ट तो, बट सर अफेक्ट तो कर रही है मैं ना ये कह रहा हमारी हूँ कि बॉडी। मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, बंद कर दे वो करना। इन्फ्लामेशन हो जाएगा ना वो नहीं करेंगे तो। नहीं करेंगे बेटा तो बेट 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 बेटा नहीं करेंगे तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा ना, यस सर। बॉडी इन्फ्लामेशन है ना। तो वो तो अपना प्रॉपर काम कर रही है, बस वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे काम करना नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा काम करना है। जैसे अगर मैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करूं, तो बेटा ऑटोइम्यून में क्या है? एंटीबॉडी का काम है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को डिग्रेड करना। इज दैट द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? नो सर। No, that's not the function of antibodies. They're doing something else which should not be done. So that is autoimmunity. Some new function they have acquired which should not be done. Allergy is different. Allergy is normal function, but just happening excessively. Got it? यस सर। Hmm. सर जो शाइजोंट होता है, तो सर जो लिवर सेल्स और आरबीसीज हैं दोनों ही शाइजोंट होंगे ना? हाँ, दोनों शाइजोगोनी, दोनों शाइजोन बोल सकते हैं। दोनों शाइजोगोनी, लिवर शाइजोगोनी एंड एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। एक्चुअली लिवर शाइजोगोनी को हम प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइटिक को एरिथ्रोसाइटिक बोलते हैं। ओके सर। और सर जो आपने क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी का टॉक्सिन बताया था, वो क्या था? टेटनोस्पैज्मोडासमिन या टेटनोस्पैज्मिन?
दोनों एक ही बात है। टेटनोस्पाज्मोडाज्मिन या टेटनोस्पाज्मन, मतलब स्पैज्म कॉज करने वाला टेटनस से रिलीज होने वाला टॉक्सिन। ओके सर। सर आपने कहा था कि टी सी सेल टी एच सेल को एक्टिवेट करते हैं, बट सर फंक्शन में तो टी एच सेल कीमोकाइनेज रिलीज कर रहे थे। मैंने बोला ही नहीं, मैंने एक बार भी नहीं बोला। मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ कि टी हेल्पर टीसी को एक्टिवेट करते हैं, टी हेल्पर ही बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। मैंने तो कभी नहीं बोला टी सी सेल्स एच को एक्टिवेट करते हैं। मैंने कब बोला ऐसा? हाँ नहीं मुजफ्फर, क्या बाकी लोगों को ऐसा कुछ याद है मैंने बोला था? हाँ तो बोला हूँ, गलती से गलती, इट माइट बी अ मिस वर्ड फ्रॉम माय मिस स्लिप ऑफ टंग, बट फैक्ट ये है कि टी हेल्पर ही टीसी को एक्टिवेट करता है और टी हेल्पर ही आके बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। कीमोकाइन्स भी टी हेल्पर रिलीज करता है। टीसी सेल का काम है बस एक्टिवेट होकर जाके मार धाड़ करके आना बस। एनीबॉडी एल्स? हाँ गरिमा, तेरे डाउट खत्म नहीं हुए अभी? चल फटाफट बता। सर एक और है बस। सर रेबीज तू जो दो है पूछ वो ले। सर रेबीज कम्युनिकेबल नहीं है ना? देख अगेन, किसी को रेबीज है तो उसके साथ बैठने से, घूमने से, गले मिलाने से उसको रेबीज नहीं होगा। लेकिन लेकिन क्योंकि रेबीज का वायरस सलाइवा में रहता है, लेकिन जब तक आपके ब्लड से इंटरेक्ट नहीं करता तो दिक्कत नहीं होती। तो मान लेते किसी को रेबीज है, किसी पर्सन को, अब उसके सलाइवा से आपको रेबीज नहीं होगा। लेकिन अगर वो सलाइवा आपके किसी घाव पे लग गया, अब मान लो तेरे को चोट लगी हुई है, तेरे को कट लग गया है और वो घाव खुला छूटा हुआ है, सो बैंडेड वैंडेड पट्टी नहीं बंधी हुई, घाव खुला छूटा हुआ है, अब किसी का सलाइवा उस पे लग गया या रेबीज का वायरस उस पे लग गया, किसी ने छींक मार दी उसके ऊपर, ठीक है ना, तो फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ऐसे कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता ही है। बाकी चांसेस बहुत कम है। ये जो मैं बता रहा हूँ काफी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि किसी को रेबीज था और उसी टाइम पे उसको छींक भी आ गई, उस तरह तो उस टाइम पे तुम्हारा घाव भी लगा हुआ था, खुला भी पड़ा था, तो दैट इज अ रेयर चांस, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इसीलिए जब कोई आपको बाइट करता है, डॉग बाइट करता है, तो आपको रेबीज होता है क्योंकि उसके सलाइवा में होता है। और जब वो काटता है और मान लो कि उसने आपको प्यार से काटा, हल्का सा काट के चला गया, तो नहीं। जब आपको गहरा काटेगा ना, आपका खून निकाल देगा, तो फिर आपको रेबीज होने का चांस होता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा आपको पूछेगा कुत्ते ने काटा, घाव हुआ कि नहीं हुआ। घाव होगा तो फिर तो मतलब कि वो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं रेबीज होने के। ओके सर। और हाँ सर जो रूबेला है वो मम्स मीजल्स इन दोनों से ज्यादा फैटल है ना? बेटा कौन क्या कितना फेटल है और कौन कितना फेटल है, ऐसा बोल नहीं सकते। हालांकि जो जर्मन मीजल्स है ना, रुबेला जिसका वायरस रुबेला वायरस है ना, हाँ वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा है फेटल, ठीक है ना। तो यस, अब कंपेयर मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट यस एक जनरलाइज टर्म में रुबेला यानी जर्मन मीजल्स इज मोर फेटल देन अदर्स। मेरे हो गए डाउट। थैंक यू सर। जी हाँ नहीं मुजफ्फर, स्क्रीन प्रेजेंट कर रही थी। हाँ कीजिए कीजिए। सर ये क्या था जो आपने बताया था? बेटा ये टी हेल्पर सेल है, वो टी साइटोटॉक्सिक सेल है। ये दिखा रखा है नीचे टी सप्रेसर है। टी सप्रेसर सेल इनएक्टिवेट कर रहा है टीसी को और हेल्पर को, मतलब टी सप्रेसर नाम के सेल होते हैं। भाई ज्यादा देर के लिए अगर टी हेल्पर सेल और सी सेल एक्टिवेट रहेंगे ना, तो पता चला अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग गया। तो इसलिए कुछ देर बाद टी सप्रेसर सेल्स जो है इन दोनों को इनएक्टिवेट कर देते हैं। वो क्रॉस लगा रखा है। ओके सर। और सर रिमेटॉइड अर्थराइटिस बता दीजिए। बेटा रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो तुम्हारी सैनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, जॉइंट की, उस सैनोवियल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देगा। कौन डिग्रेड करेगा? बॉडी की एंटीबॉडीज। वो डिग्रेड, आप सुन ले पहले, वो डिग्रेड हो जाएंगी ना, तो जो सैनोवियल फ्लूइड है उसका सेक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और वो प्रेशर लगाएगा सैनोवियल मेम्ब्रेन पर, काफी ज्यादा पेन कॉज होगा, ठीक है। तो स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट्स की, पेन कॉज होगा और सैनोवियल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके सर। सर हाँ जय शर्मा।
सर HIV का HIV के जो वायरस है वो एनुअल सिक्रीशंस में है बट फीकल मैटर में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सब पाथवे तो वही है ना, तो अगर उस पाथ में HIV का वायरस होगा तो फिर तो हाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि वो एनल सेक्रीशन में है और वो फीकल मैटर के अंदर नहीं है। एक्चुअली जो बताया गया है वो ट्रांसमिशन के ऊपर बताया गया है। एक्चुअली फीकल मैटर जब बाहर आता है तो अगर थोड़ा थोड़ा बहुत वायरस उसमें होता भी है तो वो एक्सपोज होने की वजह से डिग्रेड हो जाता है। तो इसलिए फीकल मैटर से ट्रांसमिशन ऑफ HIV पॉसिबल नहीं है कि कोई मक्खी किसी के फीकल मैटर पे बैठ गई और वायरस ट्रांसमिट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ये बताया गया है। ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, फीकल मैटर जब एनल रीजन से बाहर आएगा तो एनल सेक्रीशन के जो HIV वायरस थोड़ा बहुत उसमें लग जाएगा, लेकिन वो एयर के एक्सपोजर की वजह से वो किल हो जाता है। ठीक है ना। तो HIV वायरस एक्चुअली एयर के एक्सपोजर में नहीं जिंदा रहता। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला गया कि फीकल सेक्रेशंस आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर HIV, मतलब फीको ओरल कंटामिनेशन रूट नहीं होगा कभी भी HIV वायरस का, ये बताने का मतलब है। ओके सर। और सर जब HIV वायरस आया था सेल में तो उसका एंडोसाइटोसिस हुआ फैगोसाइटोसिस की बजाय। फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया का होता है, वायरस का थोड़ा ना फैगोसाइटोसिस होता है। सर बट ग्लाइकोप्रोटीन से वायरस तो रिकॉग्नाइज खुद करेंगे ना हम, और उसके ग्लाइकोप्रोटीन हमारे बॉडी के ग्लाइकोप्रोटीन से तो अलग ही होंगे। हाँ तो रिकॉग्नाइज एक्चुअली वायरसेस का सीन ये रहता है कि वायरसेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं ना कहीं इधर इधर उधर से आए होते हैं जनरली एनवेलप के ऊपर। तो वो प्रोटीन जनरली हमारे सेल से इंटरेक्ट करके वायरस इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेल्स के अंदर। वायरस का जो एक्शन है वो बैक्टीरिया की तरह नहीं होता कि पैथोजन देखा और उसको किल कर दिया। ठीक है। हाँ कुछ कई बार प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं तो वायरस को किल कर देते हैं हम। लेकिन वो ये ना कि वायरस टू वायरस वेरी करता है। अब ऐसे हजारों वायरसेस हैं, सब तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उन हजारों में से HIV एक है जो नुकसान पहुंचा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बाय चांस मैकेनिज्म ऐसा है कि वो सूटेबल बैठ रहा है अब नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये बाय चांस इवेंट है, वो सोच समझ के नहीं डिजाइन हुआ है वो। गॉट इट? तो सर उसके अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स अलग है तो वो आइडेंटिफाई कैसे नहीं हो पा रहा? मैंने कब बोला आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा? आइडेंटिफाई हो पा रहा है, आइडेंटिफाई हो पा रहा है तभी तो वो शुरू में फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहा है, शुरू में डिग्रेड हो रहा है। वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है लेकिन वो बाद में सप्रेस हो जा रहा है और फिर बाद में वो थोड़ा छुप जा रहा है। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। ओके। हाँ तो वो एक्चुअली बाय चांस ऐसा हो गया है कि वो इतना खतरनाक हो गया, तो वो तो बाय चांस इवेंट है, वो ऐसा सोच समझ के नहीं हुआ है। वो तो इतने सारे वायरसेस है कि बाय चांस ऐसा हो गया है। और भी बहुत सारे वायरसेस होंगे जो रोज तुम्हारी बॉडी में आते होंगे, रोज डिग्रेड हो जाते होंगे। और भी बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस होंगे जो होते होंगे जो किल हो जाते होंगे, लेकिन वो जो बच जाते हैं, ठीक है ना, वो जो बच जाते हैं जो किल नहीं हो पाते वही डिजीज कॉज करते हैं, उन्हीं को हमें स्टडी करना पड़ता है, वही फेमस भी होते हैं। ठीक है ना, यही लॉजिक है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? सो यस दक्ष। सर एक मॉड्यूल में क्वेश्चन था कि वैक्सीनेशन इज अ, तो सर उसमें दे रखा है एक्टिव एंड पैसिव दोनों, तो पैसिव कैसे होगा? पैसिव हाँ तो पैसिव हाँ। कैसे हुई? अरे जब जब तेरे को वैक्सीन दी गई, तेरे को सांप ने काटा था, तेरे को वैक्सीन दी गई तो पैसिव नहीं हुई? अच्छा जिसमें जब एंटीबॉडी एंटीबॉडीज, हाँ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज देंगे ना, जिसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडीज देंगे वो पैसिव, वो वैक्सीनेशन पैसिव हो गया। ओके। जैसे एंटी टेटनस सीरम वैक्सीन है ना, पैसिव है ना, सीरम है ना, वो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज है ना। हाँ हाँ। हाँ। एनीबॉडी एल्स? चलिए और कोई डाउट नहीं है तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सी यू सर। टुमारो।